मेंस के नए मॉड्यूल में। तो मेंस में हम देख रहे थे GS1 का आर्ट एंड कल्चर वाला जो भाग था, तो उसी के अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखते हैं गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता है। तो जो गुप्त काल है उसको प्राचीन भारत का स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता है, तो उसको देखते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन टाइप का लिखते हैं कि गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त ने स्थापना लिखें, स्थापना होगा यहाँ पे, स्थापना श्री गुप्त ने की। इसके बाद में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त जैसे महान शासक हुए। इनके काल में मानव सभ्यता के सभी पहलुओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो निम्न है। और स्वर्ण युग के जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, तो अगले पॉइंट में हम इसको दिखाएंगे। स्वर्ण युग के तत्व राजनीति में, अर्थव्यवस्था में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, धार्मिक नीतियों जिसमें सहिष्णुता प्रमुख थी, कला एवं स्थापत्य का विकास जो हुआ था इनके समय में, साहित्य का विकास हुआ, विद्वानों का इन्होंने संरक्षण काफ़ी दिया। ठीक है, तो ये सारे पहलुओं पे लगभग काम हुआ इसमें। ठीक है, तो राजनीति में किस तरह से काम हुआ, तो राजनीति में मौर्यों के बाद केंद्रीय सत्ता के साथ भारत का राजनीतिक एकीकरण किया है। किसने किया, तो गुप्तों ने किया। समुद्रगुप्त की सैन्य ताकत का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। अगला इसमें पॉइंट है कि वैवाहिक गठबंधन को बढ़ावा दिया, जिसमें दुश्मन कम हुए एवं जो सुरक्षा घेरा बना। तो इनका जहाँ क्षेत्र था उसके चारों तरफ इन्होंने शादी ब्याह कर लिया, जिससे क्या हुआ, सारे लोग मैत्री संबंध सबसे हो गया किनारे किनारे, तो एक सुरक्षा घेरा बन गया था। विदेशों में राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। ठीक, तो इस तरह से लिख देंगे थोड़ा सा। तो देखिए इसमें थोड़ा पॉइंट ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि 150 शब्दों में लिखना ही है, तो बस पॉइंट को छूते हुए चलना है। अर्थव्यवस्था, तो विदेशी व्यापार हेतु बंदरगाह के उदाहरण, जिसमें ताम्रलिप्ति था, भड़ौच था, कल्याण था, बम्बई था और पश्चिमी तट जो है इनका आर्थिक समृद्धि का कारण बना हुआ था, क्योंकि वहीं से व्यापार ज़्यादा, पश्चिमी तट से ही ज़्यादा व्यापार इधर से होता था इनका। ठीक है, अगला है पश्चिम एशियाई राष्ट्रों के साथ व्यापार करते थे और व्यापार अधिशेष था। तो इनका जो व्यापार जो लोग करते थे, व्यापार अधिशेष था, मतलब कि ज़्यादा ये लोग निर्यात करते थे और आयात कम करते थे। ठीक है, तो इसी वजह से अधिशेष में रहते थे। तो हमेशा बाहर से यहाँ पे स्वर्ण मुद्राएं और इस तरह का चीज़ें जो हैं, बाहरी धन मिलता जाता था, तो यही इकट्ठा होते तो भारत जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था। फिर बाद में अंग्रेजी आए तो पर फिर लूट के लेके चले गए। ठीक, तो ये दो अर्थव्यवस्था के सेक्टर में इस तरीके से हम बता देंगे। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सेक्टर में हम बताएंगे कि खगोल विज्ञान में उन्नति हुई, जिसमें आर्यभट्ट प्रमुख थे, जिन्होंने सूर्य सिद्धांत दिए, और भी सिद्धांत दिए थे खगोल में। तो सूर्य सिद्धांत इनका जो प्रमुख है। शून्य की खोज हुई, दशमलव प्रणाली का विकास हुआ, ग्रहण कैसे लगता है ये बात पता चला, पृथ्वी का विस्तार हो रहा है इसका पता चला। विस्तार मतलब कि जो महाद्वीप है वो बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, ये सब चीज़ें पता चला था। ठीक है, ब्रह्मगुप्त उसमें थे अगला पॉइंट में, कि ज्योतिष विद्या के महानतम माने जाते थे ब्रह्मगुप्त, तो वो भी इन्हीं के काल में थे। गुप्तों की विशिष्ट शिल्पकारी, जिसमें लौह एवं कांस्य की प्रसिद्धि इसमें प्रमुख थी। ठीक है, उदाहरण के लिए महरौली का स्तंभ, गुप्त के सिक्के जो थे कांस्य और लोहे के मिक्स होकर महरौली का स्तंभ बना था। और गुप्त के सिक्के जो थे इनके विशिष्ट शिल्पकारी के प्रमुख उदाहरण थे ये। ठीक है, अगला है गुप्तों की धार्मिक नीति जो थी, तो विष्णु पंथ के लोग प्रचारक थे, मतलब कि विष्णु पंथ मतलब कि वैष्णव धर्म के लोग प्रचारक थे, मगर ये बौद्ध धर्म का संरक्षण करते थे। तो बौद्ध धर्म का संरक्षण भी किया इन्होंने और नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार करवाया। यह सहिष्णुता की नीति ही थी, जिसमें गुप्तों को काफ़ी जो है मजबूती प्रदान की। लोगों में बहुत ज़्यादा झगड़ा, आपसी तनाव नहीं रहता था धर्म सहिष्णुता के कारण। अगला पॉइंट है कला एवं स्थापत्य में नागर शैली मंदिरों का जो है विकास जो है इस उत्तर भारत के उत्तरी क्षेत्र में हुआ, जिसमें पंचायतन शैली जो है प्रमुख थी। इसमें पंचायतन शैली में एक बीच में मंदिर होता था और इसके चारों कोनों में एक एक मंदिर होते, छोटे छोटे मंदिर होते, बीच में बड़ा वाला मंदिर था, ऐसे किनारे जो थे छोटे छोटे मंदिर होते थे। तो 5 मंदिर रहते थे, इसी को पंचायतन शैली कहते थे। ठीक है, और उसमें उदाहरण जो देखा था नागर शैली का, तो देवगढ़ मंदिर, शिव का भूसरा मंदिर, अजंता आदि जो है प्रसिद्ध मंदिर उस समय के।
ठीक है। साहित्य में भी विकास हुआ बहुत, तो पुराणों की रचना हुई जिसमें महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य शामिल थे इसमें। कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह एवं चंद्रगुप्त के जो नवरत्न थे, जो दुनिया में विख्यात थे, इन्हीं के शासनकाल में थे, गुप्तों के ही शासनकाल में थे। ठीक है। इसी समय विभिन्न स्मृतियाँ जैसे नारद स्मृति की रचना हुई। ठीक है। तो इन उदाहरणों को हम देख के बता सकते हैं कि उपयुक्त व्याख्या से यह सिद्ध होता है कि गुप्तों के काल सिद्ध होता है कि क्यों गुप्तों के काल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरह से मोटा मोटी आप एक आंसर लिख सकते हैं, गुप्त काल की प्राचीन भारत का स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता है, तो उसको आराम से आप इन पॉइंटों में दर्शा सकते हैं। पॉइंट यही रहेंगे, लिखने की अगर कला आपके पास दूसरी कोई है, दूसरे हिसाब से लिख सकते हैं इसको, तो उसको भी आप लिख सकते दीजिए। और पॉइंट सारे इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे, साहित्य विज्ञान का संरक्षण और राजनीति इन्हीं के आसपास रहेगा। ठीक है। तो पूरा ये सब मामला रहा। ठीक। तो इस तरह से लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, कोशिश ज़रूर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है। इसका अन्य वीडियो जो है प्लेलिस्ट है यूपी पीसीएस मेंस जीएस 1 के नाम से, वहाँ उसमें और भी क्वेश्चन पड़े हुए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। तो देखिए मोटा मोटी ऐसे ही लिखना है, तो प्रयास कर सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं इसको आप। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।